दोस्तों, एक कहावत है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। कुछ दिनों तक आप कोई भी बुरा काम करके लोगों की नज़रों से, कानून की नज़रों से बच सकते हैं, लेकिन अंत में आप पकड़े जाएंगे और जो बुरे कर्मों का फल है वो आपको परेशान करेगा और आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको कहानी में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए और अगर कोई कमी हो दोस्तों वो भी बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चैनल को अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए, अपना प्यार दीजिए और कोई राय है वो भी ज़रूर बताइए दोस्तों। बीच में मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, उसका कारण ये था कि मेरा चैनल फ्रीज हो गया था और इसी वजह से मैं लगातार शॉर्ट वीडियोज़ डाल रहा था ताकि चैनल अनफ्रीज हो सके। क्योंकि जब आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे ही नहीं, किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है। जब आप लोगों का प्यार, सपोर्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर एक एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन बीच में किसी कारणवश व्यूज़ रुक गए थे, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों और कोई सुझाव है वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपको और अच्छे तरीके से कहानी सुनाऊँ और जितना मैं सुना पाता हूँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा। और अगर नहीं भी पसंद आता है तो प्लीज़ आपका जो भी सुझाव है वो ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे तरीके से आपको कहानी सुनाऊँ। तो अब आते हैं दोस्तों अपने कहानी पर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसमें एक महिला, उसके चरित्र ने उसको एक तरीके से इतनी दर्दनाक मौत दी जिसको सुनकर आपका कलेजा दहल उठेगा। और एक व्यक्ति हवस के चक्कर में कैसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, इस कहानी से आपको ये कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीधा अब कहानी पर आते हैं। झांसी में एक जगह है किशोरीपुर, और इसी किशोरीपुर गांव में एक किसान जिसका नाम होता है विनोद पटेल। अच्छा, ये घटना है 13 अगस्त की। तो विनोद पटेल अपने खेतों में पानी देने का काम कर रहे थे। चूँकि बोरवेल से अपने वो खेत में पानी चला रहे थे, लेकिन पास में ही एक कुआं था और उस कुएँ से लगातार बदबू आ रही थी। और जैसे ही वो उस कुएं में देखने की कोशिश करते हैं, अंदर जाकर झांक कर देखते हैं, तो उस कुएं में 2 बोरियां पड़ी हुई थी। और जैसे ही वो 2 बोरी देखते हैं, उनको कुछ अनहोनी का एहसास होता है। फ़ौरन वो गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर तब तक पुलिस आती है। पुलिस को लोगों ने सूचना दिया। पुलिस मौके पर आती है। उन दोनों बोरियों को उस कुएँ से निकाल कर, जैसे ही वो दोनों बोरी खोली जाती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसमें एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसको इतनी बुरी तरीके से काटा पीटा गया था। देखने के बाद पुलिस वालों के साथ साथ लोगों का एक तरीके से हालत ख़राब हो जाता है और लोग अब आपस में बात करने लगते हैं कि ये लाश किसकी है, ये महिला कौन है। पुलिस वाले उस गांव में पूछने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर आपके गांव की कोई महिला है तो बताइए, लेकिन सभी लोग नकार देते हैं और ये कहते हैं कि न जाने ये किसकी लाश है। लेकिन इस लाश को देखने के बाद जो सबसे हैरानी की बात थी वो ये थी कि इस महिला का सर गायब था, यानी कि गले के नीचे, मतलब गले से कमर तक का हिस्सा था और कमर से घुटने तक का हिस्सा था। सर गायब था और जो दोनों पैर होते हैं और हाथ होते हैं वो भी गायब था। इस कुएं में जब और तलाशी की जाती है तो एक हाथ मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि सर गायब था और दोनों पैर गायब थे। खैर, पुलिस वाले पोस्टर चिपकाते हैं और इस गांव के अलावा 2-3 और गांव में उस पोस्टर को चिपकाया जाता है और उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि अगर किसी गांव में 35 से 40 वर्ष के उम्र की कोई महिला अगर गायब हुई है तो पुलिस से संपर्क करे और इस लाश की शिनाख्त करे और पहचाने कि कहीं ये उसके घर का कोई सदस्य तो नहीं है। अब 13 अगस्त की ये बात थी और फिर 16 या 17 तारीख को एक लड़का आता है और कहता है कि साहब ये मेरी बहन है और मेरी बहन 9 अगस्त 2025 से गायब है। हो ना हो ये मेरी बहन की ही डेड बॉडी है। पुलिस वाले उसको दिखाते हैं उस लाश को। जैसे ही वो लड़का उस लाश को देखता है वो हामी भर देता है और कहता है कि जी हाँ, ये मेरी बहन है। अब फ़ौरन पुलिस वाले, अच्छा इधर होता ये है कि जब लाश को उस व्यक्ति को दिखाया जाता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद 18 अगस्त को उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और यहीं से पुलिस वाले अपनी जाँच को आगे बढ़ाते हैं और उस व्यक्ति से, यानी कि उसका जो भाई था, उससे पूछा जाता है कि तुमको किसके ऊपर शक है। तो बताता है कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम है संजय पटेल। संजय पटेल मेरे बहन का दोस्त था, बल्कि बॉयफ्रेंड था, और वो आए दिन उससे मिलता था। लेकिन 9 तारीख से मैं अपनी बहन से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, उससे संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं शक है कि संजय पटेल ही इसमें शामिल है। अब थोड़ा सा इस महिला के पास्ट के बारे में खंगाल लेते हैं। चूँकि जो ये महिला थी इसका नाम था रचना यादव। रचना की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होती है।
इसकी पहली शादी एक व्यक्ति से होती है। रचना यादव एमपी के टीकमगढ़ के मालावार गांव की रहने वाली होती है और इसी टीकमगढ़ इलाके में ही ये एक व्यक्ति से शादी करती है। इस व्यक्ति से इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। 5 साल तक ये शादी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन 5 साल के बाद इस महिला और इसके पति में मनमुटाव शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और उसी के बाद से रचना यादव अपने मायके चली जाती है और अपने पहले पति और दोनों बच्चों को छोड़कर फिर वो दोबारा शादी करती है। दोबारा जो ये शादी करती है, 2023 में शिवराज यादव से दूसरी शादी करती है। लेकिन शादी के ठीक 1.5-2 साल बाद ये शिवराज यादव से भी इसकी बनती नहीं है और शिवराज यादव के साथ साथ शिवराज यादव के बड़े भाई के ऊपर ये रेप का और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाती है। और इसी दौरान जब ये अपने पति और अपने पति के बड़े भाई के ऊपर ये केस दर्ज करवाती है, उसी समय सामने निकल कर आता है संजय पटेल। संजय पटेल इन सारी चीज़ों में रचना यादव का साथ देता है, आने में, ले जाने में, केस करवाने में, एफआईआर करवाने में। एक तरीके से वो पूरी मदद करता है और पूरी सिंपैथी उस महिला के साथ दिखाने की कोशिश करता है। अब इस दौरान होता ये है, संजय पटेल और रचना यादव एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दूसरा पति शिवराज यादव जिसके ऊपर ये केस दर्ज करवाती है और इसके बड़े भाई के ऊपर, हालांकि शिवराज यादव की कुछ दिनों के बाद मौत हो जाती है। अब यहीं से ये अब तीसरी शादी करने की सोचती है। इधर जब दूसरा पति इसका, जब शिवराज यादव की मौत होती है, मौत के कुछ दिनों के बाद ही अपने मांग में सिंदूर भरती है और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है और फिर संजय पटेल के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि अब तुम मुझसे शादी करो। चूँकि जो संजय पटेल था, ये गांव का पूर्व प्रधान होने के साथ साथ ये शादीशुदा आदमी भी था और ये रचना यादव से लिव इन रिलेशन में तो रहता था, लेकिन शादी से बचता था और इसको बार बार समझाने की कोशिश करता था कि देखो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लिव इन रिलेशन तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। यानी कि रचना यादव के जीवन में ऑलरेडी एक पति था, उसको छोड़कर दूसरे पति यानी कि शिवराज यादव से शादी करती है। पहले पति से इसके 2 बच्चे भी थे, तो पहला पति, दूसरा पति, फिर संजय पटेल इसकी ज़िंदगी में आता है। अब ये तीसरे यानी कि संजय पटेल से शादी करना चाहती थी, लेकिन संजय पटेल ऑलरेडी शादीशुदा था। अब वो धीरे धीरे इससे कन्नी काटने लगता है और इससे बचने की कोशिश करता है और यहीं से इन दोनों के बीच मनमुटाव शुरू होता है। अब संजय पटेल ये ठान लेता है कि अच्छा, आए दिन वो इसको धमकी भी देती थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको अलग अलग केसों में फंसा दूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब जो संजय पटेल था, अब ये प्लान करता है कि ये रचना यादव को रास्ते से हटा देगा। फिर एक रोज़ ये इसमें अपने भतीजे की मदद लेता है जिसका नाम होता है संदीप पटेल और इसका एक दोस्त होता है प्रदीप। तो ये तीनों मिलकर पहले संजय पटेल उसको यानी कि रचना यादव को गाड़ी में बैठाता है और घूमने के बहाने उसको ले जाता है। पहले उसको समझाता है, उससे विनती करता है कि देखो लिव इन रिलेशन तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान हूँ, तो प्लीज़ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम बुरा मत मानो। लेकिन रचना यादव मानती नहीं है और उसको बार बार धमकी देने लगती है, कहती है कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूँगी, तमाम वो चीज़ें कहने लगती है। फिर अचानक जो संजय पटेल है उसकी गला दबाता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद एक हाईवे पर ये तीनों जाते हैं और वहाँ पर संजय पटेल रचना यादव के 7 टुकड़े करता है और 3 बोरियों में, एक बोरी में सर और दोनों नीचे पैर के जो हिस्से होते हैं उसको, दूसरे बोरी में गर्दन के नीचे यानी कि कमर तक का हिस्सा और तीसरे बोरी में कमर से लेकर घुटने तक का हिस्सा वो डालता है। तो जो सर वाला हिस्सा था वो नदी में फेंक देता है और जो 2 हिस्से थे जैसा कि जो उस कुएँ में मिला, उन दोनों हिस्सों को उस कुएँ में डाल देता है, उस खेत में, यानी कि उस खेत के पास जो कुआँ था, और फिर ये अपने घर चला आता है। अब चूँकि ये लोग 9 अगस्त को इस घटना को अंजाम देते हैं और 13 तारीख को, जैसा कि मैंने कहानी के शुरुआत में बताया कि विनोद पटेल जब अपने खेतों में जाते हैं तो 9 और 13 के बीच में लगभग 4-5 दिन बीत चुका था और ये लाश सड़ चुका था और यहीं से फिर उसको बदबू आना शुरू होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि रचना यादव एमपी के टीकमगढ़ की मालावार गांव की रहने वाली होती है। पहली शादी यही इसी टीकमगढ़ में एक व्यक्ति से करती है। 5 साल तक ये रिश्ता चलता है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। अनबन होता है, फिर वो अपने पहले पति को छोड़ती है। फिर ये दूसरी शादी करती है शिवराज यादव से 2023 में, लेकिन 1.5 से 2 साल में भी ये रिश्ता टूट जाता है और ये अपने दूसरे पति शिवराज और उसके बड़े भाई पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाती है।
फिर इसी दौरान जब ये केस दर्ज करवाती है, पुलिस थाने के जब चक्कर काटती है, इसकी मुलाकात संजय पटेल से होती है। संजय पटेल इसको साथ देता है और उसको एक तरीके से सिंपैथी उसके साथ हो जाती है। फिर इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। इस बीच शिवराज यादव की मौत हो जाती है और अब भाई आगे की ज़िंदगी इसको आगे चलानी थी, तो कोई ना कोई पति इसको चाहिए था। तो संजय पटेल के ऊपर ये दबाव बनाती है और इसी दबाव में जो संजय पटेल था उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा था। और फिर एक दिन मौका देखकर वो रचना यादव का काम तमाम कर देता है। फिर जब इस महिला की जब बॉडी मिलती है, पुलिस वाले पोस्टर चिपकाते हैं और इसी पोस्टर के ज़रिए इस महिला का जो भाई था वो सामने आता है और फिर वो संजय पटेल का नाम लेता है और इस तरीके से इस मामले का खुलासा होता है। खैर, जो तीनों आरोपी हैं, संजय, संदीप और प्रदीप, इन तीनों को पकड़ लिया गया है। प्रदीप को कल ही पकड़ा गया है। उसके पाँव में गोली मारी गई क्योंकि वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था और ये बहुत बड़ा बदमाश था। उसके ऊपर कुछ इनामी राशि भी थे। तो इस तरीके से ये तीनों पकड़े जा चुके हैं। लेकिन मैंने जैसा कि कहानी के शुरुआत में बताया दोस्तों कि बुरा काम कितनी भी शिद्दत से, कितनी भी सफाई से क्यों न किया जाए, बुरा काम बुरा ही होता है और अंत में आप पकड़े जाएंगे। इधर ये जो महिला है, इसने अपने हवस के चक्कर में ना सिर्फ 2 बल्कि तीसरे पति की तलाश में थी और इसी तलाश में, कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी चीज़ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लालच हो। इसी लालच में ये अपनी जान गंवा बैठती है और इतनी दर्दनाक इसकी मौत होती है। इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई, बल्कि ये दुनिया छोड़कर चली गई। इधर जो संजय पटेल था, इसने भी लालच में आकर, यानी कि इस महिला के चक्कर में आकर, क्योंकि इसको उम्र कैद से तो अब कोई नहीं रोक सकता और जीवन भर अब ये जेल में सड़ेगा। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का लालच, किसी भी चीज़ में कोई भी काम अगर आप बिना सोचे समझे करते हैं तो उसका अंत, उसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है और अंत में पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहें दोस्तों और अपने आसपास के किसी भी ऐसी घटना से सावधान रहें। तो खैर, कहानी में आज इतना ही और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।